नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से एक बार बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आज हम जो है अध्याय 9 के जितने भी MCQs हैं एनसीईआरटी के, उनको कवर करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल पर जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और इससे पहले कि अगर 8 चैप्टर आपने नहीं देखे तो उन्हें प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में एनालिसिस चाहिए तो आप उसके लिए जो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको पर डे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर जो है हिंदी में एनालाइज करके प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसने पूछा है विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसने दिया है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो कि टिन के बने होते थे। दूसरा कथन है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पुराने सिक्के जो थे वो आहत सिक्के थे, जो कि लगभग 500 वर्ष चलने में रहे थे। और ध्यान रखना, चांदी या सोने पर जो है विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो आपका जो कथन ए है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से लिखा है कि टिन के बने होते थे, लेकिन वो सोने और चांदी के बने हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा। और ध्यान रखना कि संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से हमें पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 2 ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन बी केवल 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, कथन दिया है और कारण दिया है इसने हमें। तो कथन ये में बोला है इसने कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण आ रहा है कि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो आप कूट देख रहे हो कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ध्यान रखेंगे, मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये जो है यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग जो है वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा जो मार्ग था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, और शहर के चारों ओर किलेबंदी रहती थी। इसमें अनेक मंदिर थे और आसपास के किसान और जो पशुपालक थे वो शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाया करते थे। तो मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी माना गया है। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। सेकंड है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है केवल एक, सेकंड केवल 2, थर्ड एक और दो दोनों, और फोर्थ है ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो था प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां थीं वो व्यापार संचालन करती थी, और श्रेणियां जो थी वो बैंकों के रूप में भी काम किया करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जो था वो जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ या कह सकते हो धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2
ठीक है। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन में इसने कहा है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी मलयालम। तो ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भी मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए ब्राह्मी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उन उपायों में सम्मिलित हैं? तो पहला है इसमें हाल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, दूसरा है धान की रोपाई और तीसरा है सिंचाई के उपयोग। तो इसने ऑप्शन कूट दिया है हमें, केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन और फोर्थ है एक दो तीन, यानी कि सभी। तो ध्यान रखेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था और कृषि के विकास में जो है लोहे के फल का प्रयोग और धान की रोपाई और कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए थे। और उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई और इस समय सिंचाई के लिए जो है नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी बन जाएगा, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक दो और तीन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और दूसरा है, गांवों में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे जो गांव का प्रधान व्यक्ति हुआ करता था वो ग्राम भोजक कहलाता था और यह पद आनुवांशिक हुआ करता था। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी हुआ करता था और प्रभावशाली होने के कारण जो है प्राय वो राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था। किसको? प्रधानों को। ठीक है, और ये न्यायाधीश का और वही कभी कभी पुलिस का भी काम भी किया करते थे। ध्यान रखेंगे तो आपका जो कथन ए है बिल्कुल सही है। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, ना कि भूपति, और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे। आप कह सकते हो यहाँ पर कि दूसरा वाला कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है गांवों में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे और ये दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाया करते थे। और अधिकांश गांवों में जो है लोहार, बढ़ई या बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। दूसरा है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे एक अज्ञात यूनानी नाविक था जिसके द्वारा वेरीगाजा पत्तन का विवरण किया गया था और वेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम होता है। और यहाँ पे जो है आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं था और हाथी दांत जो था वो भारत से निर्यात किया जाता था। अन्य सभी जानकारी जो उसमें दी गई हैं बिल्कुल सही हैं, देख रहे हो आप जो। और यहाँ आने वाले लोग जो थे वो राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाया करते थे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हाथी दांत इसमें शामिल नहीं था और सब बाकी जानकारी सभी ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, केवल दो, ये कथन आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है। अच्छा देखिए, पहले में दिया है इसने ग्रामवासी और दूसरी में दिया है नाम। तो देखिए, बड़े भूस्वामी, हलवाहे, भूमिहीन मजदूर, दास। नाम में दिया है इसने अदमई, कैडिसियार, उड़वार और वेल्लला। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में जो है 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें से तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लला, बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था बेटा? वेल्लला। तो आपका जो पहला मिल जाएगा मैच वेल्लला से मिल जाएगा। ठीक है। और साधारण हलवाहे जो हुआ करते थे उनको उड़वार कहा जाता था। साधारण जो वो आपके हलवाहे हुआ करते थे उनको उड़वार कहा जाता था, यानी कि आपका तीसरे से मिल जाएगा ये वाला। ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि वहीं भूमिहीन मजदूर जो थे, जिनमें दास भी शामिल थे, उन्हें कैडेसियर कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था बेटा? कैडेसियर। ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखेंगे, और जो अदमई थे, जो दास हुआ करते थे, वो क्या कहलाते थे? अदमई कहलाते थे। ठीक है। तो ये नाम जो थे संगम साहित्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका अगर कूट बनाओगे तो यहाँ पे कूट बन जाएगा आपका 4 3 2 और 1। 4 3 2 1 आपका बन जाएगा। तो अब नीचे देखिए कौन सा कूट है, तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो आपका राइट आंसर है, 4 3 2 1। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में इसने पूछा है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो मैंने आपको बताया कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, तमिल। ठीक है, तमिल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती और कंधार। तो ध्यान रखना, लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं और यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा आपका? ऑप्शन बी, मथुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है और ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। सेकंड है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो ध्यान रखेंगे कि नगरीय पुरास्थलों से जो है बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं और ये प्राय जो काले रंग के हुआ करते थे और इनमें एक खास चमक भी हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था और ये बर्तन जो है उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग में पाए गए हैं, इसने ऐसा बोला है, लेकिन ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो पहला आपका जो है बिल्कुल गलत कथन। ठीक है। दूसरा है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो था वो कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे और जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते थे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा बेटा, केवल 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरकामेडू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कर्नाटक। देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये कि अरकामेडू जो है पुडुचेरी में अवस्थित है। ठीक है। और लगभग 2200 से 1900 साल पहले जो है अरकामेडू एक पत्तन हुआ करता था और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः कह सकते हो इनका गोदाम रहा हो लगभग। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल के जैसे तरल रखे जाया करते थे और इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था
और यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, लेकिन वे यहीं बनाए जाते थे। और यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रतन भी यहाँ से मिले हैं हमें। साथ ही साथ देखा जाए तो छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो कि संभवतः कह सकते हो कि कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और यहाँ पर बने और अर्ध बहुमूल्य जो पत्थर से जो बन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। बेटा कहाँ से? पुडुचेरी से। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, पुडुचेरी। लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है जैन अनुयायियों द्वारा, सेकंड है बौद्ध अनुयायियों द्वारा, थर्ड है विदेशी यात्रियों द्वारा, फोर्थ है दरबारी कवियों द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित हुआ करती थी और इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। तो बेटा राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा या बौद्ध अनुयायियों द्वारा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आगे भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करके हिंदी में चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें जो है इस दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज हिंदी में चाहिए तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे पर डे क्विज भी होता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।